तो आज से हमारा टीडीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। टीडीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टीडीएस क्या है मैं आपको बताना शुरू करता हूं। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बड़ा सिंपल सा फुल फॉर्म है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या ये नया टैक्स है। नहीं, एक्चुअल ये कोई नया टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स अगर आपने सुन रखा है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है टीडीएस। इनकम टैक्स के अंदर में ही आता है टीडीएस, यानी टीडीएस कोई अलग टैक्स नहीं है, बल्कि टीडीएस क्या है, इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए टीडीएस को समझने के लिए। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ रखा, सीधा टीडीएस पढ़ने आए हैं। तो मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में भी इस क्लास में इतना बताऊंगा जितना आपको समझ आने के बाद आप टीडीएस कर पाओ। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स नहीं क्लियर होगा तो आप टीडीएस नहीं समझ सकते, कई सारी दिक्कत आएगी आपको। तो मैं इनकम टैक्स का पहले तो स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं। अब ये नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, पर पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नोट्स के बारे में। चलो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, आप समझना अच्छे से। इनकम टैक्स काम किस तरीके से करता है। इनकम टैक्स में आप किसी साल काम करते हो, मेहनत करते हो। जैसे जैसे मान के चलते हैं, आपको पता है इनकम टैक्स में हमेशा साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2025 से मैं काम करना शुरू किया। मान लेते हैं इससे पहले मैं कोई काम नहीं करता था, मेरी कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं। 1 अप्रैल 2025 से मैं काम करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट मुझे कुछ बोलेगी, गवर्नमेंट कहेगी काम करो। ध्यान रखना मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, जीएसटी को साइड में रख के चलो, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स में क्या होता है, साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2026, जिसे आप बोलते हो 25-26, ये बोलते हो ना, एक साल को क्या बोलते हो आप, 25-26। तो ठीक है, अब इस साल में आपने काम की, खूब मेहनत किया, क्या आपको इस साल का टैक्स देना पड़ेगा, आपने जो भी कमाया होगा। आप बोल रहे हो हाँ, मान लेते हैं हमने 20 लाख रुपए कमाया इस पूरे साल में, तो कुछ टैक्स बनेगा, कुछ टैक्स बनेगा ना। अच्छा, वो टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स भरोगे कब। तो देखो, जिस साल आप कमाते हो, जैसे 25-26 में आपने कमाया, काम किया, मेहनत की, खूब काम किया, अब अगला साल शुरू होगा। अगला साल कौन सा है, 26-27, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2027 में खत्म होगा। गवर्नमेंट कहती है अगले साल आप आईटीआर फाइल करोगे। क्या फाइल करोगे, आईटीआर। आईटीआर का मतलब अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो इनकम टैक्स रिटर्न। क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आपने जीएसटी पढ़ रखी है तो जीएसटी रिटर्न होती थी एक, तो जीएसटी रिटर्न का क्या मतलब होता था कि जीएसटी की पूरी डिटेल देना है। तो वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अपनी इनकम टैक्स की सारी डिटेल देनी है कि आपने कितना क्या क्या कमाया पिछले साल। ध्यान रखना, इस साल की इनकम जो आप इस साल कमाओगे, इस साल जो भी आप कमाओगे, आपको इस साल गवर्नमेंट को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, जब अगला साल शुरू होगा तो अगले साल आप एक आईटीआर फाइल करोगे। कोई एक डेट होती है, अभी आप सपोज कर लो 31 जुलाई, तो गवर्नमेंट ने 31 जुलाई को बोला कि पिछले साल आपने जो जो कमाया था उसकी डिटेल दो। तब आप उस टाइम पे अपनी क्या फाइल करोगे, आईटीआर, जिसमें आप बताओगे कि मैंने 25-26 में क्या क्या कमाया था, उसकी सारी डिटेल, जैसे सैलरी से कितना कमाया, बिजनेस से कितना कमाया, ये सारी जब आप डिटेल दोगे अपने आईटीआर में, तो मान लेते हैं आपका जो भी टैक्स बन रहा है, मान लेते हैं आपका टैक्स बन रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है आगे सीखेंगे। मान लेते हैं आपका टैक्स बन रहा है 5 लाख, तो आप यहां पे 5 लाख का टैक्स डिपॉजिट कर दोगे अगले साल। यानी जो आपने इस साल कमाया, इसका टैक्स आप कब देते हो, अगले साल। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मैं फिर से एक बार सिंपल बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जिस साल आप काम करते हो, जिस साल आप मेहनत करते हो, बिजनेस करते हो, जैसे मान लेते हैं ये साल है हमारा 25-26, 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था, 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ। गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, इस साल कुछ मत करो, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, कौन सा, नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 26-27, 26-27 को 31 जुलाई को हम एक डेट देते हैं, लास्ट डेट। अच्छा, ये चेंज हो सकती है, ध्यान रखना, हर एक के लिए अलग अलग होती है, तो मैं आगे चल के वो सब कुछ इनकम टैक्स में सीखोगे डिटेल में। अभी बस ये समझो, इस साल की डिटेल, इनकम की डिटेल हमें नेक्स्ट ईयर एक आईटीआर फाइल करके देनी होती है कि हमने पिछले साल कितना रुपए कमाए। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसमें पिछले साल की सारी इनकम बतानी पड़ती है, और जितना टैक्स बन रहा होता है उस टैक्स को आप पे करते हो। तो जो टैक्स आप पे कर रहे हो, आप खुद से पे कर रहे हो, तो उसे आप बोलते हो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोलते हो उसे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से आपने असेस किया, असेस मतलब हिसाब लगाना, तो आपने खुद से हिसाब लगाया और खुद से हिसाब लगा के अगले साल टैक्स पे करोगे। यानी इस साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर में जाके आप टैक्स पे करते हो। अब ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स में इसको वर्ड लैंग्वेज क्या बोली जाती है, जो साल चल रहा है, जिस साल का टैक्स आप जिस साल में कमा रहे हो,
इस साल का टैक्स अगले साल पे करना है, तो इस साल का अगले साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। और जिस साल का आप टैक्स पे कर रहे हो उसको बोलते हो प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। दोनों नाम सेम ही है, पी वाई प्रीवियस ईयर बोल दो या फिर एफ वाई फाइनेंशियल ईयर बोल दो। और जो अगला साल होता है उसे क्या बोलते हो? ए वाई यानी असेसमेंट ईयर। यानी सिंपल सी एक बात बता रहा हूं मैं फिर से। अच्छा एक चीज, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दूं। अभी आपने बजट सुना, बजट आया, बजट में बताया गया कि हम इनकम टैक्स बिल लेकर आ रहे हैं 2025। सुना होगा सबने, क्या आने वाला है? इनकम टैक्स बिल 2025। अच्छा ये कितने तारीख से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये कब से होगा? अभी इनकम टैक्स बिल है वो, फिर पार्लियामेंट में पास होगा, पास हो जाएगा 100%। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट बन जाएगा 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यानी अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, वो सारा का सारा 31 मार्च 2026 तक चलेगा बस। ठीक है, अभी मैंने 3 चीज बताई, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ये मैंने बोला प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई? जिस साल में आपने मेहनत की है, जिस साल में आपने पैसा कमाया, उसको बोलते हो या तो प्रीवियस ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर। और जिस साल में टैक्स पे करते हो, क्योंकि अगले साल टैक्स पे करना होता है, तो अगले साल को क्या बोलते हो आप? असेसमेंट ईयर, ए वाई यानी असेसमेंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे, कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, समझ नहीं आ रहा यार, ये तीन चीजें दे दी गई। अब क्या हुआ, इसको हटा दिया गया है, यानी कि जो नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसमें ये चीज हट गई है। तो अभी मैं जो आपको ये समझा रहा हूं, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ काम आएगा 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2026 से आपका ये सारा हटा के एक सिंपल सा ला दिया गया टैक्स ईयर, एक नाम नया लाया गया टैक्स ईयर। तो जिस साल की आप इनकम कमाओगे उसे बोलोगे टैक्स ईयर, और उसके नेक्स्ट ईयर में आप आईटीआर फाइल करके टैक्स पे कर दोगे। बस ये इतना सा आगे के में इनकम टैक्स बिल में चेंज किया गया है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली बात है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप भूल जाओ इनकम टैक्स बिल में क्या आएगा, इनकम टैक्स एक्ट में क्या चेंज होगा, क्योंकि जो चेंज होगा वो तब से चेंज होगा ना, अभी 1 साल तक तो यही है। तो आप इसको अच्छे से समझो। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं टीडीएस। टीडीएस सीखने के लिए हमें थोड़ा सा इनकम टैक्स पता होना चाहिए। इनकम टैक्स में काम कैसे करता है पहले तो ये समझ आना चाहिए। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कहती है जिस साल आप काम कर रहे हो, जैसे 31 मार्च 2026, इस साल आप काम कर रहे हो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे साल आप काम करो, आप हमें कुछ मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एडवांस टैक्स टीडीएस का कंसेप्ट आता है, आगे चल के समझेंगे, अभी इनकम टैक्स को सिंपल रखते हैं। इस साल आप मेहनत करो, कुछ भी मत करो। ये साल आपका बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल ईयर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर, जिसे आप पीवाई या फिर एफ वाई। तो इस साल आपने जो भी कमाया 25-26 में, आपको इस साल कुछ नहीं करना। अब अगला साल, नेक्स्ट ईयर, जिसे बोलोगे क्या आप? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 26-27, जो नेक्स्ट ईयर होगा आपका असेसमेंट ईयर होगा 26-27। उसमें एक डेट दी जाएगी, जो भी डेट होगी, जैसे मान लेते हैं अभी 31 जुलाई, तो आपके पास 31 जुलाई की एक डेट है जहां तक आईटीआर फाइल कर देनी है, उससे पहले कर सकते हो आप। तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, यानी इस साल की इनकम अगले साल बताओगे गवर्नमेंट को आईटीआर फाइल करके, और गवर्नमेंट को बता के सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे कर दोगे। तो अभी तक मेरे को यही बातें बतानी थी कि इनकम टैक्स इस तरीके से काम करता है, और 3-4 वर्ड इंपॉर्टेंट बताने थे, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, और साथ में सेल्फ असेसमेंट टैक्स और आईटीआर। क्या ये सब बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं, तो मैं आपको पहले तो नोट्स दिखा देता हूं। ये रहा हमारा नोट्स, मैंने इसमें लिख दिया ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में इजी हो। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कैसे है? प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, 25-26, 26-27 में असेसमेंट ईयर, और उस एक डेट होती है, उस डेट तक आप फाइल करते हो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात आती है कि यार ये तो आपने इनकम टैक्स बताया, टीडीएस क्या है और टीडीएस क्यों है? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको टीडीएस समझाने जा रहा हूं। समझे टीडीएस भाई? अच्छा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, और आप मुझे बताना। मान लेते हैं आपकी जॉब लग जाती है, आप आते हो मेरे पास 1 अप्रैल 2025 को, अच्छे से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। 1 अप्रैल 2025 को आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि मेरे को अपने पास जॉब पे रख लो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सैलरी फिक्स करता हूं
2 लाख रुपए पर मंथ। मैंने आपको सैलरी दे दी कितनी, 2 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, अब आप काम कर रहे हो आराम से, मान लेते हैं आपको इनकम टैक्स का कुछ आइडिया नहीं है, आप पूरे साल काम कर रहे हो मस्त, पूरे साल के लास्ट में साल खत्म हो गया, इस साल आपने कितने रुपए कमा लिए हैं, 24 लाख रुपए ना, 2 लाख रुपए हर महीना देता हूं, तो आपने टोटल कितना कमा लिया, 24 लाख रुपए। अच्छा, अब अगला साल शुरू हुआ, तो आप न्यूज वगैरह देखोगे तो न्यूज में आ रहा था कि आईटीआर की लास्ट डेट कितनी है, आईटीआर की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026, फाइल करो, आईटीआर फाइल करो, ये आपने न्यूज में देखा। तो आप उठ के चले गए सीए के पास, किसी भी सीए के पास, और सीए के पास जाके बोले सर मेरी भी कुछ इनकम है, मेरी भी आईटीआर फाइल कर दो। तो सीए ने बोला भाई क्या इनकम है बताओ, तो आपने बताया सर ये 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है मेरे को हर महीने, और ये सारी। सीए ने पूछा और कोई इनकम, आपने बोला नहीं नहीं मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, मेरी सिर्फ यही इनकम है, मेरे को 2 लाख रुपए हर महीने की सैलरी मिलती है बस, ठीक है, और कोई इनकम नहीं है। अब सीए ने बोला, मान लेते हैं, ध्यान रखना कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा रहा अभी आपको, मान लेते हैं सीए ने बोला कि देखो आपका टैक्स बनता है 4,80,000 रुपए, आपका टैक्स कितना बनता है, 4,80,000 मान लेते हैं, ध्यान रखना आप कैलकुलेट करके मत बोलना कि अरे नहीं इतना नहीं बन रहा, झूठ बोल रहे हो, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूं, मान लेते हैं कि 4,80,000 का टैक्स बन रहा है, तो सीए क्या बोलेगा भाई 4,80,000 दो, मैं आपकी आईटीआर भरता हूं, आपका टैक्स पे कर देता हूं, खत्म, आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। अब आप बोलोगे हैं 2 लाख रुपए तो सैलरी ही है मेरी, और उसमें भी 1,90 उड़ा देता हूं मैं, मेरे पास बचता है 10,000 रुपए हर महीने का, तो मैंने तो पूरा उड़ा दिया, मेरे पास पूरे साल में 1 आध लाख रुपए ही पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं तो खूब उड़ाता हूं पैसे। और आप क्या कह रहे हो कितने का टैक्स पे करना है, 4,80, छोड़ो यार मेरे को आईटीआर ही नहीं भरवानी, ये तो बड़ा झंझट है यार, आईटीआर फाइल करूंगा 4,80,000, 2 लाख रुपए तो सैलरी आती है, 3 महीने की सैलरी मांग रहे हो आप, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं देने वाला आईटीआर, मेरी आईटीआर फाइल ही मत करो। तो सीए ने बोला नोटिस आएगा भाई, अगर आप अपना आईटीआर नहीं फाइल करते तो आपके पास नोटिस आएगा। तो हो सकता है कि वो बोले कि भाई किस बात का डर मेरे को, शेर हूं मैं, शेर, ठीक है ये भी बोल सकता है, या फिर वो बोल सकता है कि देखो कितने सारे लोग हैं इंडिया में, कितने सारे लोग हैं, उसकी भी इनकम है, इसकी भी इनकम है, उसकी भी इनकम है, अगर सारे आईटीआर ना भेजे तो कितने को नोटिस भेज देंगे, ठीक है। या फिर कई लोग रिस्क ही होते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, वो कहते हैं कि छोड़ो यार मैं आईटीआर नहीं भर रहा, नोटिस आएगा तो देखा जाएगा, हो सकता है गवर्नमेंट की नजर में ही ना हूं मैं, बाई चांस नोटिस आ गया तो भाई अभी भी भरना है तो उस टाइम भर देंगे, 5 लाख रुपए का रिस्क ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये बात पता थी कि यार कुछ लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि इस साल की इनकम पे आपको टैक्स कब भरना है, अगले साल। हो सकता है कई लोग अपनी आईटीआर फाइल करते समय अपनी इनकम छुपा लें, अपनी इनकम छुपा लें, बताए ना कि भाई मेरे को सैलरी मिली, बताई नहीं, ऐसा कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आई टीडीएस। अब टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है, टीडीएस के कॉन्सेप्ट में जो जिसकी इनकम हो रही है कंपनी उसको नहीं, गवर्नमेंट उसको नहीं पकड़ रही। जैसे मान लेते हैं आपकी जॉब लगी थी ना, तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोल रही, या आप मान लेते हैं आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, बल्कि जो जॉब दे रहा है, जैसे मैं जॉब दे रहा हूं ना, तो मेरे को गवर्नमेंट बोलेगी, ध्यान से सुनना, किसी को भी सैलरी दो तो सबसे पहले उसका हिसाब लगाओ कि सामने वाले पूरे साल में कितना कमाएगा। मतलब जब मेरे पास कोई जॉब करने आएगा तो मैं उससे पूछूंगा भाई कितना कमाओगे, तो वो कहेगा यार मैं उसको सैलरी दे रहा हूं 2 लाख रुपए, तो पूरे साल में कितना कमा लेगा वो, 24 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हिसाब लगाओ क्या इसका कुछ टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। और मान लेते हैं मैंने हिसाब लगाया और मुझे पता चला यार इसका टैक्स कितना बनता है, 4,80, यानी मैं किसी ऐसे को सैलरी दे रहा हूं जिसको टैक्स बनेगा, जिसके पास टैक्स आने वाला है, अगले साल उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनो, आप उसको पूरी सैलरी दो ही मत, टैक्स वाला हिस्सा आप काट लो और हमें जमा करा दो। मतलब जैसे ही आप मेरे पास आओगे मैं आपसे पूछूंगा आपकी सैलरी कितनी है, मतलब मैं आपको सैलरी दे रहा हूं 2 लाख रुपए पर मंथ, तो 24 लाख हुआ, हर साल का टैक्स कितना बनेगा आपका, 4,80,000 मान लेते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं मान लेते हैं, ये 4,80,000 एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मान लेते हैं 4,80,000 टैक्स बन रहा है। तो मेरे को हिसाब लगाना आप मेरे पास कितने दिन काम करोगे, आप बोलोगे 12 महीने, भाई पूरे साल काम करूंगा ना, तो मैं कहूंगा 4,80,000 को अगर मैं 12 से भाग करूं तो हर महीने का 40,000 का टैक्स बनता है आपका, तो मैं आपको पूरी सैलरी दूं ही ना, टैक्स वाला हिस्सा काट के गवर्नमेंट को जमा करा दूं। यानी मैं क्या करूं, मैं बोलूं भाई सब ऐसे, जब आपको सैलरी देने के लिए बुलाऊं तो मैं बोलूं देख भाई तेरी सैलरी थी 2 लाख माइनस टीडीएस, मैं आपका टीडीएस काट लूंगा, कितना टीडीएस काट लूंगा, 40,000 का टीडीएस काट के अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी सैलरी देने वाला हूं, 1,60,000 ही सैलरी देने वाला हूं। अच्छा, जो आपका 40,000 काटा, अब मैं क्या उससे पनीर की सब्जी बनवाऊंगा घर पे, नहीं, मैं उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकता, बल्कि मुझे इस पैसे को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा।
तो इस पैसे को जैसे ही मैंने काटा, अब मैं देखो मेरी जेब से 2 लाख जाने थे ना, अभी भी 2 लाख जाएंगे। 1,60,000 आपको दिया और 40,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा मुझे। मतलब मेरी जेब से 2 लाख जाने थे, 2 लाख ही जाएंगे। मुझे आपको वैसे भी सैलरी कितनी देनी थी, 2 लाख, तो अभी भी मैं कितना दूंगा, 2 लाख, बल्कि जबकि आपकी जेब में दूंगा 1,60,000 और गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा 40,000। अब इससे गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा? ऐसे करते करते 12 महीने में आपका कितना टीडीएस कट जाएगा। अच्छा, टीडीएस की फुल फॉर्म अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड यानी टैक्स कट जाए, एट सोर्स, सोर्स यानी जहां से आपकी इनकम आ रही है वहीं से कट जाए टीडीएस, वहीं से टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास चला जाए। अब देखा जाए तो अगले साल तक 40,000 रुपए 12 महीने में आपने 4,80,000 काट लिया होगा और 4,80,000 आप गवर्नमेंट के पास दे चुके होगे। तो अब बताओ अगले साल अब तो आप आईटीआर फाइल करोगे कि नहीं करोगे? भाई अब तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो आपकी आईटीआर किसके पास चली गई है? अरे गवर्नमेंट के पास आपकी इनकम सारी है, टैक्स जो कटना था वो कट के गवर्नमेंट के पास जा चुका है, तब तो आप आईटीआर फाइल करोगे ही ना। कुछ बात समझ आ रही है? तो टीडीएस क्या है? कोई नया टैक्स है? टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है। टीडीएस क्या है? सामने वाली की जिसको इनकम टैक्स देना था उससे पहले ही कटवा के गवर्नमेंट कुछ हिस्सा पहुंचाना चाहती है अपने पास, जिससे वो अपनी इनकम छुपा ना पाए। अब गवर्नमेंट का 2 फायदा है, एक तो इनकम छुपा नहीं पाएगा वो अपनी, क्योंकि टीडीएस कटा है तो बताना पड़ेगा अपनी इनकम। दूसरी चीज गवर्नमेंट का ये फायदा, जो टैक्स अगले साल मिलने वाला था वो टैक्स कब मिल गया है? अभी इसी साल मिल गया। जो अगले साल मिलता टैक्स 4,80,000 जमा भी करता तो कब करता? अगले साल जमा करता। तो गवर्नमेंट के पास इसी साल मिल गया है। समझ आ रहा है? तो मेनली तो गवर्नमेंट का फायदा ये होता है, इनकम दिख जाती है, इनकम छुपती नहीं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा, आपने बताया सैलरी पे टीडीएस काटना है, क्या सिर्फ सैलरी पे टीडीएस काटना है या और भी चीजें होती हैं जिसपे टीडीएस काटना होता है? ऐसी बहुत सारी चीज होती है जिसपे आपको टीडीएस काटना है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सैलरी है। मतलब अगर टीडीएस की बात करूं तो टीडीएस बहुत सारी चीजों पे काटना होता है, सेक्शन के साथ याद रखना है। और जो अभी मैं सेक्शन बता रहा हूं वो फिर से मैं बोल रहा हूं 31 मार्च 2026 तक वैलिड होंगे। 31 मार्च 2026 के बाद आपके पास नए टीडीएस के रेट आ जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से रूल हो सकता है टीडीएस में चेंजेस भी आए, हो सकता है टीडीएस का जो सेक्शन है वो चेंज हो जाए, लेकिन ध्यान रखना टीडीएस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि सैलरी पे टीडीएस काटना है तो सेक्शन रहेगा 192, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे याद कैसे करेंगे? आप टेंशन मत लो, इतनी बार मैं बताऊंगा कि आपको क्लास के साथ ही याद हो जाएगा, तो आपको घर जाके कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास के साथ साथ ही आपको सेक्शन वगैरह टीडीएस के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है? तो सेक्शन के साथ याद रखना है। सबसे पहला मैंने आपको एक बार बता दिया, एक हल्का सा आइडिया दिया, ध्यान रखना। सैलरी वाला टीडीएस पूरी डिटेल में बताने के लिए कम से कम 4 से 5 क्लासेज लगेंगी। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूं टीडीएस होता क्या है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजों पे टीडीएस काटे जाते हैं। जैसे मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिया, ठेका समझते हो ना? अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया तो गवर्नमेंट कहती है इसमें भी टीडीएस काटो, ठीक है? इसके अलावा अगर मैंने किसी को प्रोफेशनल वर्क दिया तो गवर्नमेंट कहती है इस पे भी टीडीएस काटो। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को रेंट दे रहे हो तो उस पे भी टीडीएस काटो। अब आप बोलोगे यार इन सब का क्या फायदा? चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, रेंट वाला एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ये एक आदमी है, इसका नाम है मान लेते हैं सुरेश, ठीक है? सुरेश का ये बिल्डिंग है, अपनी बड़ी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे लिया। ये मैं हूं, मैंने इस बिल्डिंग को क्या लिया? रेंट पे। अब ये 1 लाख रुपए पर मंथ डिमांड करता है कि भाई हर महीने मुझे 1 लाख रुपए रेंट चाहिए, हर महीने 1 लाख रुपए रेंट चाहिए। अगर आपको ये बिल्डिंग चाहिए तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मुझे क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो भाई मेरे को तो चाहिए, तो मैंने उससे बोल दिया ठीक है भाई सुरेश भाई मेरे को दे दो। अब ध्यान से सुनना, मैं अपनी जेब से हर महीने कितने रुपए दूंगा इसको? 1 लाख। और मैं तो अपना खर्चा डाल दूंगा कि भाई मेरा खर्चा हो गया 1 लाख रुपए, लेकिन सुरेश को अपनी इनकम दिखानी चाहिए ना। जब सुरेश अपनी आईटीआर फाइल करे, मान लेते हैं सुरेश सैलरी से भी कमाता है 50 लाख रुपए, तो सुरेश की सैलरी 50 लाख रुपए प्लस रेंट वाली इनकम भी तो लिखनी चाहिए इसे, 10 लाख रुपए, सॉरी 12 लाख रुपए, 62 लाख की इनकम दिखानी चाहिए। लेकिन सुरेश क्या दिमाग लगाता है? सुरेश क्या कहता है? रेंट वाली कौन बताए? गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा? रेंट वाली इनकम मैं बताऊंगा ही नहीं। मेरी कितनी इनकम है?
50 लाख, बस सैलरी वाली बताऊंगा। आईटीआर फाइल करते समय क्या इसने 12 लाख रुपए का टैक्स खा गया, मतलब 12 लाख एग्जैक्ट नहीं, 12 लाख पे जितना टैक्स बनेगा खा गया, गवर्नमेंट को नहीं बताया। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कहा यार ऐसे तो कई जगह हो सकता है, एक काम करो, आप किसी को अगर रेंट दोगे ना तो टीडीएस काट लो, ये फिक्स है, रूल फिक्स कर दिया। मान लेते हैं, अभी मैं रेट की बात कर रहा हूं, रेट आगे चल के समझेंगे। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बोल दिया 10% टीडीएस काट लेना, अगर किसी को रेंट दे रहे हो तो कितना टीडीएस काट लेना, 10%। तो अगर मैं किसी को 1 लाख का रेंट दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको सिर्फ 90,000 दूंगा और 10,000 रुपए काट के कहां दूंगा, गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। कुछ समझ आ रहा है? तो मतलब मैंने सुरेश को टोटल 1 लाख रुपए दिए, जिसमें से 90,000 सुरेश को दिए और 10,000 उसका टीडीएस काट के कहां जमा करा दिया, गवर्नमेंट को। अब इससे गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ, देखो ये जो 10,000 रुपए गवर्नमेंट को मिल गया, और फिर मैं अपनी आईटीआर टीडीएस की रिटर्न फाइल करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने सुरेश का टीडीएस काटा है 10,000 रुपए का, क्योंकि मैंने उसे 1 लाख रेंट दिया था। तो अब क्या गवर्नमेंट को एक बात समझ आ गई कि सुरेश के पास 12 लाख रुपए रेंट आए हैं, क्योंकि टीडीएस कटा तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास गई, टीडीएस जमा हुआ, ठीक है। अब ये सुरेश भी अपनी इनकम छुपा नहीं सकता, और जब सुरेश अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो अपनी इनकम, ये जो टीडीएस, ये जो रेंट वाली इनकम है, ये भी दिखानी पड़ेगी। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अब आपके मन में जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि अगर सुरेश इसको बोल दे, मुझे बोल दे, मान लेते हैं ये मैं हूं, मेरे को बोल दे ये कि भाई टीडीएस मत काटना ना, तब तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, हो सकता है ना। देखो अब मैं समझाता हूं आपका, पहले तो बिजनेस छुपाती क्यों नहीं है, बिजनेस टीडीएस क्यों काटती है। अभी तक आपको एक बात समझ आ रही होगी कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया टीडीएस काटो, तो भाई कोई गवर्नमेंट ने मां कसम थोड़ा ना दे रखी है कि काटना ही पड़ेगा, भाई गवर्नमेंट क्या बोलेगी ज्यादा, आपको काटो। अब आपकी मर्जी है ना, जैसा मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, मान लेते हैं मैंने आपको 2 लाख की सैलरी दी, रूल के हिसाब से मान लेते हैं पता चल रहा है कि 40,000 का तो टीडीएस काटना है, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं। फिर जैसे रेंट में दे रहा हूं, 1 लाख रुपए का रेंट दे रहा हूं, रूल के हिसाब से मुझे 10,000 का टीडीएस काटना चाहिए, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं, सिर्फ पूरा 1 लाख दे रहा हूं। तो मेरा क्या नुकसान होगा, ध्यान से सुनो। कोई भी बिजनेस इनकम टैक्स कैसे देता है बताओ? आप बोलोगे भाई बिजनेस, जो भी बिजनेस की इनकम होती है जिसे बोलते हो रिवेन्यू, आप मान लेते हैं बिजनेस ने 1 करोड़ रुपए की सेल की, तो 1 करोड़ की सेल पे थोड़ा टैक्स देना है, इसमें खर्चा घटाएगा बिजनेस। अब कोई सा भी खर्चा हो सकता है, वो खरीदने का खर्चा हो सकता है, परचेज करने का खर्चा हो सकता है, किसी को रेंट देने का हो सकता है, किसी को सैलरी देने का हो सकता है। मान लेते हैं इसने 40 लाख रुपए का परचेज किया है, सैलरी दी है 24 लाख की और रेंट दिया है 12 लाख का, तो 76 लाख का टोटल खर्चा हो गया। तो प्रॉफिट कितना आया, 24 लाख। तो इनकम टैक्स किस पे देना है, 24 लाख पे। क्या हर बिजनेस ऐसे ही काम करता है? अब ध्यान से सुनो, अब गवर्नमेंट ने क्या बात बोला, अगर आपने, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने जहां पे टीडीएस काटना चाहिए था वहां टीडीएस नहीं काटा, ध्यान से सुनना, रूल के हिसाब से जहां टीडीएस काटना चाहिए था, अगर आपने वहां टीडीएस नहीं काटा तो हम आपका खर्चा नहीं मानेंगे। मतलब जैसे मुझे सैलरी देनी थी 24 लाख, तो मुझे टीडीएस काटना चाहिए था, बट मैंने टीडीएस नहीं काटा, पूरी की पूरी 24 लाख सैलरी दे दी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा नहीं मानेंगे भैया, सैलरी का खर्चा नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, मुझे रेंट देना था, रेंट पे टीडीएस काटना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं काटा, तो ये भी कट, ये भी खर्चा नहीं माना जाएगा। यानी आपका खर्चा सिर्फ कितना माना जाएगा, 40 लाख, जो आपके अदर खर्चे थे। टीडीएस जहां काटना था अगर आपने नहीं काटा तो खर्चा मना कर देगी गवर्नमेंट। अब खर्चा मना करने से क्या नुकसान हुआ, आपकी इनकम कितनी आ गई, 60 लाख। अब आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 60 लाख पे। एक बार बताओ, कोई बिजनेस वाला पागल है कि टैक्स फालतू देगा? सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से 24 लाख की टैक्स, 24 लाख अमाउंट पे ही टैक्स देना चाहिए ना। तो इसीलिए बिजनेस वाले क्या करते हैं कि भाई जहां टीडीएस काटना है वहां काटो, नौटंकी नहीं चाहिए। भले ही बिजनेस वाले का काम बढ़ रहा है, बिजनेस वाले का काम बढ़ रहा है, 2 लाख सैलरी देनी थी, बात खत्म था। लेकिन अब बिजनेस वाला क्या कर रहा है, 2 लाख में से 40,000 काट रहा है, उसको 1,60 दे रहा है और फिर 40,000 जमा करा रहा है। समझ आ रहा है? तो काम तो बिजनेस वाले का 100% बढ़ गया टीडीएस आने की वजह से। काम रेंट भी दे रहा है तो 1 लाख ना देके 90 दे रहा है, 10,000 फिर जमा करा रहा है, तो वो भी काम बढ़ गया। किसका काम बढ़ गया, बिजनेस वाले का। लेकिन किसका फायदा हुआ, 2 लोगों का फायदा। एक तो गवर्नमेंट का फायदा है कि भाई गवर्नमेंट के पास अब टैक्स एडवांस में आ जा रहा है, सामने वाला टैक्स चोरी नहीं कर पा रहा, पहला फायदा। दूसरा फायदा हुआ है आपको, मेरे को, अकाउंटेंट को,
चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि इनका काम बढ़ गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देना हर महीने, तो हो सकता है आप बोलोगे हर महीने 5,000 दे देना, मैं आपकी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा जीएसटी का भी फाइल कर देना और मेरा टीडीएस भी फाइल कर देना, तो 100% आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा मांगोगे कि भाई जीएसटी का अलग चार्ज और टीडीएस का अलग चार्ज। जो सीए आजकल बिल लगाते हैं तो बिल में भी टीडीएस का अलग चार्ज लेते हैं, जीएसटी का अलग चार्ज लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप जॉब करने जाओगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, तो आप इंटरव्यू में भी बताओगे कि अभी मेरे को टीडीएस भी आता है, तो कंपनी वाले आपको ज्यादा सैलरी देना चाहेंगे कि भाई जीएसटी भी आता है, टीडीएस भी आता है, तो हमारा काम अच्छे से मैनेज कर लेगा। तो समझ आ रहा है? तो भाई आपका तो फायदा है ही, मेरा तो फायदा है ही। मैं तो हमेशा ये कहता हूं टैक्स को और टफ बनाओ। टैक्स जितना टफ होगा, जितना टैक्स कॉम्प्लेक्स होगा, आपका पैसा उतना ज्यादा आप कमाओगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। आपको पता है डॉक्टर इतना पैसा क्यों कमाता है? बताओ, चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर इतना पैसा क्यों कमाता है? वो कह रहे जिंदगी से खिलवाड़ करता है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डेली डेली कोई नई नई बीमारियां आ रही हैं। और कोई बताओ। कॉम्प्लेक्स सर, दवाइयों के नाम, आपने बोला कि दवाइयों के नाम वगैरह कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, और बीमारी बीमारी कॉम्प्लेक्स है, और समझ नहीं पाते नॉर्मल। चलो अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इधर। भाई डॉक्टर पैसा क्यों कमाता है ज्यादा? ये वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, मान लेते हैं आपको फीवर आया, तो आपको पता है फीवर के भी हजारों टाइप्स होते हैं, फीवर भी कॉम्प्लेक्स है भाई। फीवर किस वजह से आया है? हो सकता है मलेरिया की वजह से आया हो सकता है डेंगू की वजह से आया हो सकता है कि आपने गंदा पानी पी लिया उसकी वजह से फीवर आया हो सकता है कि आप कुछ और, आपने ऐसा कुछ, मान लेते हैं आपने ठंडा गर्म सर्दी में रात को जाके आइसक्रीम खा ली उस वजह से आया हो। तो ऐसे कई सारे फीवर आने के मतलब फीवर कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअल में इतना इजी नहीं है। और सिर्फ फीवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फीवर एक एग्जांपल दे रहा हूं। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कॉम्प्लेक्स है। आप डरते हो कि यार इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अब आप ये सोचो फीवर आने पे एक दवा बन जाए, कुछ भी फीवर हो किसी भी रीजन से दवा खा लो, डॉक्टर की बंद हो जाएगी कमाई की नहीं? एक्चुअल में बंद नहीं होगी बट बहुत हद तक कम हो जाएगी। अच्छा सिर्फ फीवर नहीं, और भी रीजन होते हैं और भी बीमारियों के। तो क्योंकि बीमारियां कॉम्प्लेक्स है इसीलिए डॉक्टर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो और आप कहते हो, मतलब आपके मुंह से भी मैंने सुना होगा कभी ना कभी, आपने खुद से मन में बोला होगा टैक्स इतना टफ क्यों है? अरे भाई टैक्स टफ है तभी तो आपको पैसे मिलते हैं, तभी तो सीए पैसा कमाता है। तो आप सोचो टैक्स भी कॉम्प्लेक्स हो। आप तो मैं तो सुबह सुबह उठ के बनाता हूँ, हे भगवान एक नया और टैक्स ला दो, बहुत मुश्किल टैक्स ला दो, किसी को समझ ही ना आए, सिर्फ मुझे समझ आए, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और आपसे भी फीस लूं, क्लाइंट को भी सिखा के उससे भी फीस लूं। तो भाई जितना टैक्स कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए अच्छा है। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट किया करो और खुश रहा करो इस चीज से कि चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि इजी चीज का कोई पैसा नहीं देता, आसान चीज का पैसा नहीं मिलता या फिर कम मिलता है। जितनी मुश्किल काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हमें हमेशा यही मनाना चाहिए कि भाई सब टैक्स होता रहे कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक पार्ट है टीडीएस जो हम सीख रहे हैं। टीडीएस बड़ा अच्छा टैक्स है, एक्चुअल में टैक्स नहीं है, मैंने बता ही दिया। टीडीएस इनकम टैक्स का पार्ट है। एक काम करते हैं, अब तक मैंने क्या बताया वो एक बार बता के फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक है? मैंने सबसे पहले आपको बताया भाई टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स ही है। बस वो लोगों को गलतफहमी है कि टीडीएस नया टैक्स है। इनकम टैक्स पता होना चाहिए तभी आप टीडीएस समझ पाओगे। भाई इनकम टैक्स का प्रोसीजर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? इनकम टैक्स भाई इस साल आप कमाओ और अगले साल पे करो, ये स्ट्रक्चर चलता है। जिस साल आप कमाते हो उसको बोलते हो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जो अगला साल होता है उसको क्या बोलते हो? असेसमेंट ईयर। यानी जब आप 26-27 में कमाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप 26-27 में कमाओगे, हो सकता है 26-27 में नया टैक्स अप्लीकेबल होने वाला है जो मैंने बताया 1 अप्रैल 2026 से, तो उस टाइम से ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हट जाएगा। अगले साल को क्या बोला जाएगा? टैक्स ईयर। और अगले साल आप आईटीआर फाइल करोगे। चलो वो सब तो चलो अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इजी रखते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, टीडीएस लाया क्यों गया गवर्नमेंट के द्वारा? अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में भी टीडीएस क्यों आया, तो क्या जवाब दोगे? देखो टैक्स की चोरी से बचाने के लिए, और दूसरा फ्यूचर में जो टैक्स गवर्नमेंट को लेट मिलने वाला था वो पहले मिल जाए। अच्छा अगर कोई एग्जांपल से आपसे पूछे तो आप समझा दोगे? वैसे तो बहुत सारे रीजन है टीडीएस, जैसे सैलरी एक चीज है, रेंट एक चीज है, प्रोफेशनल फीस एक चीज है, ऐसे करके धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ना शुरू करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सैलरी। अगर अभी पढ़ेंगे हम सबसे पहले सैलरी वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी रखा है। तो जब सैलरी
पे टीडीएस काटना होता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी सैलरी दे रही होती है, हर कंपनी सैलरी तो दे रही होती है, और हो सकता है किसी को इतनी सैलरी दे रही हो कि उसका टैक्स बन जाए। तो अगर उसका टैक्स बनेगा तो गवर्नमेंट को कैलकुलेट करके, मतलब सॉरी, आपको कैलकुलेट करके उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि कोई कितना कमा रहा है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, और वो पार्ट होता है इनकम टैक्स का। अभी थोड़ी देर बाद हम इनकम टैक्स भी शुरू करेंगे, इनकम टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इनकम टैक्स अभी पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ उतना पार्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स, यानी कुछ क्लासेज इनकम टैक्स की आपको देखनी है, मैं पढ़ाऊंगा बल्कि। तो कुछ क्लासेज इनकम टैक्स की पढ़नी पड़ेगी जिसमें कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा कि कोई कितनी सैलरी ले रहा है तो कितना टैक्स बनेगा, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि कितनी सैलरी पे कितना टैक्स बन रहा है, जब तक आप टीडीएस काट नहीं सकते। ठीक है, एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई मान लेते हैं कि सामने वाले का टैक्स बन रहा है 4,80,000, तो आपको एज ए सेल, आपको कंपनी वालों को क्या करना पड़ेगा, उसको 12 से डिवाइड करो, और कितना आ रहा है, 40,000 रुपए हर महीने का टैक्स आ रहा है, तो हर महीने कितना काट के दो से 40,000। अच्छा, अब क्या करना है, इस 40,000 को आप रखोगे या जमा करा दोगे, गवर्नमेंट को जमा करा दोगे, ये बात समझ आई। अच्छा, लेकिन ये तो एक सिंपल सी बात मैंने बोल दी, बट कुछ कंपनियां इससे थोड़ा सा अलग करती हैं, तो मैं वो भी समझा देता हूं। कुछ कंपनियां, जैसे मान लेते हैं आप मेरे पास जॉब करने आए और आपकी सैलरी मैंने रख दी 1.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपकी सैलरी रख दी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, और कैलकुलेशन के हिसाब से, जस्ट समझना बात को, कैलकुलेशन के हिसाब से मान लेते हैं टैक्स सिर्फ 90,000 का बन रहा है। बात को सुनना, अच्छे से समझना, आपका टैक्स सिर्फ मान लेते हैं कितने का बन रहा है, 90,000। तो अभी मैंने क्या बताया, सिंपल वर्ड में 90,000 को 12 से डिवाइड करो और हर महीने इतना टीडीएस काटो। लेकिन 12 से तो तब डिवाइड करो ना जब आप आए हो, कितने, कब, अप्रैल में ना। हो सकता है आपने जून में आया हो, ज्वाइन किया हो, जुलाई में ज्वाइन किया हो, यानी इस साल आप मेरे पास काम ही कितना करने वाले हैं, 9 मंथ। तो 9 मंथ की इनकम देखनी पड़ेगी, 9 मंथ में आप कितनी सैलरी लोगे, और 9 मंथ में आपका टैक्स कितना बन रहा है, और 9 मंथ में मैं कितना आपका काटना चाहिए मुझे, तो 10,000 रुपए पर मंथ। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ध्यान रखना, सैलरी वाला बहुत लंबा चलने वाला है, 3 से 4 दिन चलेगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल बतानी होती है। 2 जगह जॉब कर रहे हो, फिर क्या होगा, हो सकता है ना आपने एक जगह जॉब की 3 महीना 4 महीना किया, फिर छोड़ दिया, फिर किसी और गया, किसी और दिन जगह गया, उसने भी टीडीएस काटा था, तो ये कैसे काटेगा टीडीएस। तो ये सारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझनी होगी आपको। अच्छा, मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कि यार मेरी तो सिर्फ सैलरी से इनकम ही नहीं है, मेरी तो सैलरी के अलावा और भी इनकम है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा, यानी जो जॉब आपको दे रखा है वो बोलेगा कि भाई पूरी डिटेल दो मुझे फटाफट, कि भाई और क्या इनकम है, ताकि उसके हिसाब से मैं टैक्स निकालूं, उसके हिसाब से टैक्स काटूं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इनकम टैक्स में मैं जाऊंगा, यानी कल से हम इनकम टैक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, अगली कुछ 4-5 क्लासेस, जिसमें मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि किसकी कितनी सैलरी है तो कितना टैक्स बनेगा, क्योंकि जब कैलकुलेशन आ जाएगी तो 192 में आप टीडीएस काट पाओगे। ठीक है, तो अभी वो तो अगली क्लास से शुरू करेंगे, अभी से कंटिन्यू करते हैं। कुछ बातें और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हर कंपनी, जैसे अभी मैंने बताया आपका 90,000 का टैक्स बन रहा है, और अगर कोई 12 महीने तक अगर आप काम करोगे तो 12 महीने में काट लेगी, ये रूल है। लेकिन कई कंपनियां इस रूल को फॉलो नहीं करती, तो ध्यान रखना, जब हो सकता है आप जॉब करने जाओ तो कंपनी क्या कर रही हो, कंपनी के कुछ रूल ऐसे होते हैं, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, लास्ट 3 मंथ में टीडीएस काटती हैं बस। आप कभी भी आओगे जॉब करने, वो कहेगी जॉब करो, कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, हम वेट करो, इंतजार करो, लास्ट के 3 महीने में टीडीएस काटेंगे। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है, रूल के हिसाब से क्या है, हर महीने काटना चाहिए, रूल के हिसाब से हर महीने काटना चाहिए, बट कुछ कंपनियां क्या करती हैं, लास्ट के 3 मंथ में काटेंगी। तो जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1.5 लाख की सैलरी आपकी मैंने फाइनल की है, 1.5 लाख की सैलरी फाइनल की है, और 90,000 का टैक्स बन रहा है, लेट सपोज। ठीक है, 90,000 का टैक्स बन रहा है, मुझे पता है, मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरे पास 12 महीने काम करोगे तो 12 से डिवाइड करके हर महीने काटना चाहिए, जो टैक्स बन रहा है उतना काटना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, यार हर महीने काट के कौन झंझट ले, कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं एक्चुअल में, वो क्या करती हैं, हर महीने नहीं काटेंगे, हम लास्ट के 3 महीने में काटेंगे बस। अभी हम नहीं काट रहे, हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 महीने में काटेंगे। तो वो क्या करती हैं कंपनियां, सीधा आपसे क्या करती हैं, शुरू के जितने दिन काम कर रहे हो करते रहो, लास्ट के 3 मंथ में 90,000 डिवाइड बाई 3 कितना बन गया, 30,000। तो हर महीने आपका कितना टैक्स काट लेंगे, 30,000 लास्ट के 3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये लास्ट के 3 महीना आपका जो होगा, उस 3 महीने में 30,000 रुपए काट लेंगे। तो आपका 90,000 पूरा काट लिया जो काटना चाहिए था, और
अरे वो काम कर रहा हूँ, जॉब पहले ही छोड़ दी तो। हाँ तो नहीं काटेंगे, नहीं काट पाएंगे। आप कह रहे हो अगर पहले जॉब छोड़ देता है तो नहीं काट पाएंगे, अगर आपने नहीं काटा तो, या फिर जब जॉब छोड़ रहा है तब काट लो जितना टीडीएस बनता है। वो सब हम कॉम्प्लेक्स चीजें अभी आगे समझेंगे, लेकिन बात को समझो। रूल क्या कहता है पहले तो ये समझो, अगर आप ऐसी कंपनी में गए हो जहां टीडीएस का काम पहले से नहीं होता, आपको बोला गया आप करो, तो आप क्या काटोगे 12 महीने में। जो मैंने आपको सिखाया, हर महीने काटना है टीडीएस, हर महीने जमा कराना है, ठीक है, ये रूल है, यही होना चाहिए। लेकिन हो सकता है आप ऐसी कंपनी में गए हो जहां कंपनी में पहले से टीडीएस का काम होता है, और आपके जाते ही कंपनी वाला क्या कहता है, भाई अभी टीडीएस मत काटना, लास्ट के 3 महीने में काटेंगे, तो आप उससे लड़ाई कर लेना, आप उसके मुंह पे ईंट मार देना कि झूठ बोलता है, गलत सिखा रहा है हमें, है हमें सर ने सिखाया था हर महीने काटना है 12 महीने। नहीं भाई, सैलरी कौन दे रहा है, वो कि मैं, वो दे रहा है ना, तो वो जो बोल रहा है कि 3 महीने में काटना है तो आपको 3 महीने में ही काटना है, आप लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाना, ठीक है। रूल के हिसाब से हर महीने काटना चाहिए, बट कुछ कंपनियां करती हैं, क्योंकि मैं कई कंपनियों का काम करता हूं तो हमें पता है कि क्या हो रहा है, तो रियल लाइफ में कई कंपनियां लास्ट के 3 महीने में काटती हैं, तो आप सिर्फ लास्ट के 3 महीने में काटना है। अच्छा, कुछ कंपनियां और ज्यादा हद तक गिर गई हैं, वो क्या करती हैं, एकदम लास्ट मंथ में काटेंगे, 11 मंथ तक कोई टीडीएस नहीं काटती, लेकिन ध्यान रखना टैक्स इतना ही बन रहा हो जितना उसका महीने की सैलरी हो। जैसे 1.5 लाख की सैलरी है और मान लेते हैं 90,000 का ही टैक्स बन रहा है, ठीक है, तो कंपनी ये कर सकती है कि 11 महीने तक कोई टीडीएस ना काटे, और 12वें महीने एकदम लास्ट महीने में सीधा 90,000 का टीडीएस काट ले। क्या ये कंपनी कर सकती है? हाँ कर रही है, कंपनियां कर रही हैं एक्चुअल में, वही मैं बता रहा हूं। 11 महीने तक कोई टीडीएस नहीं काटती, आखिरी महीने में काट लेती हैं। कुछ कंपनियां 3 महीने में काटती हैं, लास्ट के 3 महीने में, कुछ कंपनियां एकदम आखिरी में। ज्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं, ज्यादातर कंपनियां हर महीने काट रही हैं, ज्यादातर कंपनियां मतलब ज्यादा क्या 50% कर रही हैं हर महीने काट रही हैं, बाकी कंपनियां लास्ट के 3 महीने में या फिर लास्ट के 1 महीने में। लेकिन मान लेते हैं 1.5 लाख सैलरी है और 2 लाख का टैक्स ही बन रहा है उसका, मान लेते हैं जस्ट कि 2 लाख का टैक्स बन रहा है, तो लास्ट मंथ में काटना तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो आपको पता है। तो इस केस में कंपनी लास्ट मंथ में तो नहीं काटेगी, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, लास्ट के 3 मंथ में काट लेती है। या फिर कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो पूरे 12 महीने जब तक आप काम कर रहे हो हर महीने का हिसाब लगा के टीडीएस काटेंगी। लेकिन अब बात तो यही आ गई कि भाई सैलरी में तो बहुत कुछ आपको बताना है, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको सैलरी का एक बार दिखा देता हूं। सैलरी में मुझे बहुत कुछ बताना है, और मैं मान के चल रहा हूं अभी मैंने सैलरी शुरू ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है। इंप्लॉयर इंप्लॉय का टीडीएस काटता है, टीडीएस का रेट क्या होगा, इसके अलावा भाई टीडीएस कौन सी डेट को काटना है, ये सब बताऊंगा आगे चल के, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। इनकम का डिडक्शन का कैसे लेना है, लॉस अगर कंपनी वो बोल रहा है मेरा तो लॉस हो गया तो क्या करना है, या फिर अगर 2 जगह काम कर रहा है तो क्या करना है, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको टैक्स निकालना तो आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टैक्स निकालने ही नहीं आएगा तो आप टीडीएस काट ही नहीं पाओगे किसी का भी सैलरी पे, कि टैक्स कितना बन रहा है। तो इसीलिए अगली क्लास हमारी कौन सी होगी, इनकम टैक्स की। लेकिन आपका एक क्वेश्चन और आएगा कि भाई टीडीएस में क्या क्या पढ़ाओगे, एक बार बता दो, क्योंकि ये पहली क्लास है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें टीडीएस में आप टोटल क्या क्या पढ़ाओगे। अगली क्लास से 4 या 5 क्लासेज हमारी इनकम टैक्स के रूल्स के ऊपर चलेगी, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन चलेगी। उसके बाद फिर हम दोबारा टीडीएस पे आएंगे और 192 से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अब मैं बता देता हूं कि भाई पूरे इनकम टैक्स में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं एक बार, सॉरी टीडीएस में क्या क्या सिखाने वाला हूं। तो टीडीएस में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीडीएस के रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं मान के चल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीडीएस का रूल आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं तो टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, तो वो पूरे रूल पता होने चाहिए आपको। काटना है तो कितना काटना है, नहीं काटना तो कोई बात नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं रेंट दे रहा हूं तो टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, और अगर काटना है तो किस अमाउंट पे काटना है, कितना % काटना है, ठीक है। आगे चल के आप टीडीएस पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा परसेंटेज में कटता है, जैसे 10% कट गया या फिर 1% कट गया, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया तो 1% टीडीएस काट लो, तो ये सारी चीजें। अच्छा 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं काटना, उससे ज्यादा दिया 20,000 का दिया तो भी नहीं काटना, मतलब एक लिमिट बता दी गई है कि इससे ज्यादा दोगे टीडीएस, इससे ज्यादा दोगे रेंट या इससे ज्यादा दोगे कमीशन तो टीडीएस काटना है, नहीं तो नहीं काटना। तो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो गई है, टीडीएस के रूल। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे 101%। मैं आपको अभी बोल के दे रहा हूं, आपको टीडीएस पूछा ही जाएगा कंपनी के अंदर में, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रूल समझना। अच्छा रूल समझने में कितनी क्लासेस लग जाएंगी, मैं मान के चल रहा हूं 15 क्लासेस, 15 क्लासेस आराम से लगेगी, जिसमें आपको पूरे रूल अच्छे से डिटेल में समझने विद क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी रूल के साथ ही देने वाला हूं, क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट बाद में भूल जाते हैं, बट अगर मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिया तो फिर आप भूलोगे नहीं। और क्वेश्चन आंसर का हम क्या करेंगे,
की डिस्कशन रखेंगे साथ साथ में क्लास में ही। यानी कि जैसे मैंने कोई सेक्शन कंप्लीट करा लिया, 192 कंप्लीट करा दिया, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया और फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कितना कटना चाहिए कितना नहीं कटना चाहिए। सेम इसी तरह और जो जो सेक्शन करते जाएंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ताकि आपको साथ साथ में याद रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है रूल। उसके अलावा क्या भाई, हमें पता चल गया इसका टीडीएस काटना है, लेकिन काटें कैसे? जैसे किसी को सैलरी देना है, सैलरी देनी थी 2 लाख में से 40,000 काटना है, मुझे समझ आ गया, लेकिन भाई मैंने काट भी लिया, उसको 1,60,000 दे भी दिया, लेकिन अपनी बुक में रिकॉर्ड कैसे करूं? सैलरी 2 लाख लिखूं कि सैलरी 1,60 लिखूं? 40,000 जो गवर्नमेंट को जमा करा है उसको कैसे रिकॉर्ड करूं? टैली पे कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं? अगर आपने काट लिया, पता चल गया है कि इसका पैसा काटना है, मैंने काट लिया, काट के जमा कैसे कराना है, और जमा तो कराना ही है, और टैली में रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। तीसरी चीज, हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस। टीडीएस कैसे जमा करना है? जो आपने काटा, जैसे किसी को 2 लाख सैलरी देनी थी, 1,60 ही दी, 40,000 आपने रख ली, तो उस 40,000 को गवर्नमेंट को जमा कैसे कराओगे? तो इनकम टैक्स के पोर्टल से जाके जमा कराते हैं, 10 नंबर होता है, तो ऐसी कई सारी चीजें मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे जमा कराओगे आप टीडीएस, ठीक है। बहुत आसान पार्ट है। और एक बात बता दूं, ये 3 पार्ट, ये 3 जो अभी मैंने आपको बताया, ये 3 आना ही चाहिए जॉब करने से पहले। ये 3 तो आपके लिए मैंडेटरी है, एकदम आपको आना ही चाहिए। इसके बाद जो चौथा वाला पार्ट है वो है टीडीएस की रिटर्न कैसे जमा कराओगे। अब टीडीएस की रिटर्न क्या होती है? जैसे मान लेते हैं मैंने एक का टीडीएस काटा 40,000, किसी का काटा 5,000, किसी का काटा 3,000, किसी का काटा 2,000, टोटल मान लेते हैं 50,000 काट लिया, तो मैं गवर्नमेंट को जमा भी करा दूंगा 50,000, लेकिन गवर्नमेंट को बताऊंगा कैसे कि किसका कितना टीडीएस काटा? भाई इससे 2,000 काटा, इससे 3,000 काटा, ये सारी चीजें मुझे गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी ना। अच्छा, वो बताते कैसे हैं? टीडीएस की भी रिटर्न होती है। सैलरी पे टीडीएस काटा तो अलग रिटर्न से बताओ, किसी और का टीडीएस काटा तो अलग रिटर्न से बताओ। तो जैसे जैसे आप टीडीएस काटोगे तो रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई मैंने इसका 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 टीडीएस काटा है, इतना इतना रुपए इस मंथ में काटा था, इसलिए काटा था, ये सारी डिटेल देनी होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे तो, लेकिन कई कंपनियां ये काम आपसे ना करवाएंगी, हो सकता है कई कंपनियां हो सकता है ये वाला काम आपसे ना करवाए। ये 3 काम तो पक्का करना ही पड़ेगा कंपनी में। रूल आपको आने चाहिए, रिकॉर्ड करना आना चाहिए, जमा कराना आना चाहिए। ये वाला काम हो सकता है कंपनी आपसे ना कराए, क्योंकि ये काम ज्यादातर क्या होते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। आपको क्या कहा जाएगा, भाई किसका किसका टीडीएस काटा, रिकॉर्ड बना के दे दो, रिटर्न सीए भर देगा। तो हो सकता है कि आउटसोर्स हो जाए और आपको ये काम ना करना पड़े, लेकिन हाँ आपको तो यहां से सीख के जाना चाहिए। आप यहां से सीख के जाना कि भाई रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। हो सकता है आपको जॉब करते समय ना करना पड़े, अच्छी बात है, ना करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि करोगे तो सैलरी हाई होगी, नहीं करोगे तो सैलरी कम होगी, वो है। और लास्ट में क्या, लास्ट में हमें सीखना है टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे इशू करते हैं। तो भाई ये सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी को टीडीएस मैंने किसी का काट लिया, जैसे मान लेते हैं मुझे आपको रेंट देना था, तो मुझे क्या देना चाहिए था आपको? 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मैंने आपको कितना दिया? 90,000 रेंट देना था मुझे आपको, और मैंने आपका 10,000 काट के रख लिया। तो जिससे मेरी बात हुई थी कि 1 लाख रेंट दूंगा, उसको मैंने 90,000 ही दिया, तो वो मेरे से बोलेगा नहीं भाई कुछ तो प्रूफ दो। अगर आपने टीडीएस मेरा काटा है, जमा कराया, तो कुछ तो प्रूफ दोगे। तो आप जब किसी का टीडीएस काटोगे तो उसको क्या इशू करना पड़ता है आपको? सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट इशू करके देना होता है कि ये लो भाई, ये रहा सर्टिफिकेट, जो मैंने आपका टीडीएस काटा था वो मैं आगे जमा करा दिया, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो आपको टीडीएस सामने वाले का क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना, सर्टिफिकेट इशू करना, ये सब कुछ हमें टीडीएस वाले क्लास में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पूरा यही स्टेप रहेगा। और हम 192 टीडीएस ऑन सैलरी, मैं कह रहा हूं कि शुरू भी नहीं किया है मैंने, आप भूल जाओ जो भी अब तक मैंने बताया, बस कुछ बातें याद रखना कि भाई पहले इनकम टैक्स समझना है, फिर जाके यहां पे आप आ सकते हो। तो जो अगली क्लास होगी हम इनकम टैक्स शुरू कर देंगे और इनकम टैक्स के रूल समझेंगे। आपको पता चलेगा कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स देना होता है, ये सारा चीज पता चल जाएगा। दोबारा आएंगे 192 पे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा और आप मुझे बताना कि इसको इतनी सैलरी दे रहे हो तो इतना टीडीएस कटना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कुछ नोट्स में और भी चीजें लिखी हैं, ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा आगे की क्लासेज में। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज ये पहली क्लास तो खत्म करते हैं और अगली क्लास से शुरू करेंगे, अगली क्लास।